नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और आज ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने शिक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और खुद ही नहीं उन्होंने देश में पढ़ाया और पढ़ाने के साथ महिलाओं को बहुत आकर्षित किया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाने का काम किया और वो भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली शिक्षिका थी। आज किसान आंदोलन के अंदर ऐसी ही एक महिला हमारे बीच में है जिन्हें रेखा चौधरी के नाम से जानते हैं। रेखा चौधरी जी, आज ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने शिक्षा देने के लिए बहुत बड़े कठिन परिश्रम किया, तो आप कैसा मानते हैं आज का दिन? आज का दिन मैं बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि ज्योतिबा फुले जी ने महिलाओं को, बच्चों को यानी एक शिक्षा का वो दिया कि जिससे आने वाले समय में जो पीढ़ियां अब चल रही हैं उनके द्वारा शिक्षित हैं। और आज हम अगर शिक्षित हैं तो शायद उन्हीं की प्रेरणा से हैं और बच्चे भी बहुत। हाँ जी, आज बच्चे हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये उन्हीं के कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले प्रथाएं थी, उन्होंने उन कुप्रथाओं का विरोध किया और विरोध करने के बाद अपने कष्ट सह के उन्होंने दूसरों को शिक्षा दी, जिससे हम बहुत प्रेरित हैं। और आज उनका जन्मदिन है तो हम बहुत। मैडम, पहले क्या प्रथा ऐसी थी जो महिला को नहीं पढ़ने दिया जाता और महिलाओं पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, और आज भी जिस समाज को हम कहें कि वो समाज आज भी महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। आज दरअसल क्या है कि महिलाओं का शोषण तो पहले से ही होता आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। अब जब हम 19वीं 21वीं सदी में भी पहुंच गए हैं, पहले ये था कि घर में महिलाओं का क्या होता था, बचपन में पैदा हुई बेचारी लड़की किसी के घर में तो लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता था और लड़के ही पुरुष प्रधान समाज है भारत में, तो आज भी लड़कों को ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लड़कियों को 21वीं सदी में आने के बाद भी उतना सम्मान नहीं है। अभी अगर गांव के दौरे करे, जहाँ गांव में देखा जाए तो गांव में महिलाओं की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। लेकिन रेखा जी, वो देखा गया है कि जहाँ सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे 10वीं का चाहे 12वीं का है या कहीं भी है, माँ का नाम कंपलसरी कर दिया है। आप कह रही है कि पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं का तो नाम चल रहा है ना बच्चों के साथ? नहीं, देखिए ये तो बात सही है कि माता पिता का नाम तो चलेगा ही और चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, लेकिन जो प्रथाएं हैं जो महिलाओं पे थोपी गई हैं पहले से ही जी, वो आज भी हैं। आज ऐसा नहीं है कि शिक्षित हो गए तो वो प्रथाएं खत्म होगी। जैसे कि घूंघट प्रथा है, आज भी खत्म नहीं हुई, और दहेज प्रथा है, सती प्रथा है। चलो 2-4 प्रथाएं खत्म हो गई हैं। प्रथा तो खत्म हो गई है, सती प्रथा तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन दहेज प्रथा जो हमारे देश में एक बार बीच में बंद हो गई थी, हम छोटे छोटे थे तो बंद हो गई थी, लेकिन आज तो दहेज के रूप में इतने राक्षस पैदा हो चुके हैं कि महिलाओं को। अभी कल मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़की को शादी हुई अलीगढ़ में, वो पुलिस वाले हैं, उसके पूरी फैमिली पुलिस वाली है जी। तो मैं अभी इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, 1-2 दिन बाद हम इसके खिलाफ डालेंगे, सारी मीडिया में देंगे कि भाई एक पुलिस वाला है तो क्या बेटी को दुखी करेगा किसी की? नहीं, कानून उन्हीं की नहीं है ना, कानून तो सबके लिए, पुलिस वाला नहीं। उन्होंने गाजियाबाद के कविनगर थाने में डाला तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो भी पुलिस में थे। उन्होंने बोला कि हम पैसा भर देंगे पुलिस में। अच्छा, महिला आयोग में नहीं, उन्होंने थाने में FIR कराई तो लड़के वालों ने बोला कि आप कुछ भी कर लो, हम इसके खिलाफ जो है आपका इलाज कर देंगे। लड़की वालों को धमकी दी, उसकी माँ को मारा, उसके बाप को मारा, तो क्या है ये? आज भी हमारी महिलाएं दुखी हैं। अच्छा मैडम, अब चलते हैं हम जो मेन हमारा जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं भाई कोरोना की सेकेंड टर्म की बीमारी, महामारी बड़े पैमाने पे फैल रही है, किसानों का आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। देखिए, मैं रेखा चौधरी किसान यूनियन से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव हूँ। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ नरेंद्र तोमर जी थे, कृषि मंत्री जी थे, कि कोरोना महामारी कोई महामारी है नहीं हमारी नज़र में, क्योंकि कोरोना जब ये रैलियां करते हैं, जब ये इलेक्शन करते हैं, वहाँ वो कोरोना नहीं फैलता। आज हमारे लिए कोरोना फैल गया किसानों के लिए, तो हम अपना जब तक भी हमारे 3 बिल वापस ये नहीं देंगे, यही सच है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे और हम लड़ते रहेंगे। लेकिन रेखा चौधरी जी, हो सकता है कि जैसे NRC CAA का पूरे भारतवर्ष के अंदर वो आंदोलन फैल गया था, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी फैल रहा है। अच्छा। और हार के वो जो NRC CAA था वो वापस लेना पड़ा और उनको जबरदस्ती हटाया गया था। देखिए, मैं आज एक बात और कह देना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले इन्होंने, मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान पर लोगों को बांट दिया था। हिंदू मुसलमान में बांटने के कारण वो बेचारे जो मुसलमान जाति के वर्ग थे जिन्हें निकालना चाहते थे, वो वहाँ थोड़ा अकेले होने के कारण इन्होंने वहाँ निकाल दिया। ये सच बात है, लेकिन ये किसान यूनियन है और ये किसानों का आंदोलन है, इसे हटाना इतना आसान नहीं है।
यहाँ पर सभी जाति वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई एक जाति वर्ग लड़ रहा है, जबकि वो भी अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ रहे थे। हम तो यही कहेंगे कि जो भारत में रह रहा है वो भारतवासी है, उसे निकालना किसी की बात नहीं है। और इसी तरह अब हम अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे, देखते हैं कहाँ तक सरकार हमारा। लेकिन नरेंद्र तोमर जी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो कानून है ये किसी भी तरीके से वापस नहीं लिए जाएंगे और कानून ठीक है, जो 70 साल पुरानी मांग थी उनको ही हमने लागू किया है। देखिए, अगर कानून, ये कहते हैं कृषि मंत्री जी कि कानून ठीक है, तो अगर कानून ठीक थे तो अभी तक हमारा किसान रोड पे क्यों बैठा है? किसान पागल तो है नहीं कि अपनी जमीन इन्हें दे देगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। हम एक बात सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हम अपनी जमीन मरते दम तक नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है सही है तो उनकी सोच है, हमारी सोच यही है कि हमारे लिए गलत है। उन्होंने हमारे से पूछा था जब ये कानून बना रहे थे, किसानों से पूछा था, अगर पूछ लेते तो हम जब ही मना कर देते। अब उन्होंने थोप दी है हमारे पे, तो हम ये कानून लेंगे नहीं जबरदस्ती। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मैडम इस समय की जो ये कानून है और कानून अब सही तरीके से ठोस कदम उठाएंगे तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। देखिए, 11 बार वार्ता हो चुकी है, एक बार नहीं हुई, 11 बार वार्ता हो चुकी है और बार बार उनका कोई ठोस मुद्दे नहीं थे ना लोगों के। हमारे तो ठोस मुद्दे कल भी वही थे, हमारे मुद्दे आज भी वही हैं। हम अपना, हमें इन तक दो, एक तो एमएसपी पे हमें कानून चाहिए, दूसरा हमें अपने बिल वापस चाहिए, तीसरा अब हम आगे ये भी मांग रखेंगे कि जो चुनाव ये ईवीएम पे करते हैं वो वॉलेट पेपर पे हो, ये भी हमारी मांग है अब आने वाले समय में। वही तो कह रहे हैं कि भाई आपके कोई ठोस कदम नहीं है। कभी एमएसपी की बात करते हैं, 3 कानून वापस करने की बात करते हैं, अब चौथा फंडा आपका फिर आ गया कि भाई अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो हम राजी हैं, अगर ईवीएम से कराएंगे हम राजी नहीं है। तो इसका कारण देखिए, इसका कारण है कि हम अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब जब हमें पता है कि सरकार गलत है, कोरोना के नाम पर लोगों को मारे लग रही है। हमने कितने लोग देखे जिन्हें कुछ था ही नहीं, जिन्हें कोरोना के नाम पे मार दिया गया, ले जाया गया। एक जगह 250 लोग मरे और इन्होंने 10 लोग शो किए, क्या था वो? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आप, सरकार जवाब देना इसका जवाब सरकार हमें दे कि हमारे ही क्षेत्र में एक जगह हमारे किसी जानने वाले के घर के पीछे कोविड का वो चल रहा था, जहाँ इन्होंने 250-300 लाश हमारे उन जानने वालों ने देखी और वहाँ इन्होंने 10 लाश शो कर दी। तो कहाँ गए वो और लोग हमारे? तो आप इसको बीमारी नहीं मान रही हो? हम नहीं मानते, हम कोरोना को बीमारी नहीं, है ही नहीं बीमारी है? आप ये बताइए, खांसी जुकाम या फीवर किसको नहीं हो रहा? बहुत लोगों को हो रहा है, कोई मर थोड़ी ना गए। वो तो जिसे ये ले जाए खांसी जुकाम में, उसे कोरोना बता दे, उसे ही मार दे। मैडम, वो बहुत ही परिचित हॉस्पिटल है गंगाराम, उसमें भी इन लोगों ने कहा कि डॉक्टर जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इधर एम्स में भी 4-5 डॉक्टरों को मतलब कोरोना हो गया है। तो आप इसको बीमारी नहीं मान रहे? हम नहीं मान रहे। हम एक चीज बता देते हैं, प्रशासन बिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बिके हुए हैं। अगर डॉक्टर बिके हुए ना होते तो हमारे देश में इतने लोग नहीं मर जाते। कोरोना के नाम पे इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये मैं बोल रही हूँ। इंटरनेशनल पॉलिसी है? इंटरनेशनल पॉलिसी है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल पॉलिसी ना होती तो ट्रंप जी नहीं हारते। ट्रंप क्यों हारे? क्योंकि उन्होंने जुल्म किए जनता पे, जैसे कि अब हमारी सरकार हमारे पे जुल्म कर रही है। और हम पिछले लॉकडाउन पे तो हम अभी उठे नहीं है, और आने वाले लॉकडाउन में मजदूर कहाँ मरेगा जाके, बताइए आप। तो मैडम फिर रास्ता क्या निकलेगा? आप रास्ता ये निकलेगा कि सरकार हमारी मांगे, एक तो हमारी किसानों की मांगे पूरी करे। आप कह रहे हो ना कि सरकार किसान अन्नदाता है, किसान अगर किसान और जवान छोड़ देगा ना, जवान सीमा छोड़ दे, किसान खेत छोड़ दे, तो मैं देखती हूँ सरकार क्या करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ इतने 5 महीने हो चुके हैं और सरकार जो चुनाव लड़ने में मस्त है, क्या फर्क पड़ रहा है सरकार के ऊपर? आप बैठे रहिएगा। देखिए, सरकार को फर्क तो बहुत पड़ रहा है, ये आप मत कहिए कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा है? अब अगर ये कोरोना, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले शाह ने कहा था, हाँ। शाह ने बोला था कि हमारी रणनीति तैयार है, हाँ। तो ये कोरोना के रूप में उनकी रणनीति तैयार है, ये हम जानते हैं। लेकिन किसान आंदोलन कोरोना से भी नहीं हटेगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन वो तो बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि भाई ये महामारी है, ये तो और लोगों में फैल जाएगी, किसानों को घर चला जाना चाहिए। अब किसान मरेगा तो सारी जनता मरेगी इनके साथ में। अगर ये किसान को मारेंगे तो जनता साथ में है इनके। हाँ भाई, जनता भी तो इनके, देखिए, किसान को बदनाम कर रहे हैं खाली, इसके सिवा वैसे कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने लोग आते हैं किसी को कोरोना है ही नहीं जी, एक बात। दूसरी बात, जो मेरे आसपास या और भी मैंने बहुत जगह देखा है, कोरोना का कोई पेशेंट हमने अपनी आंखों से नहीं देखा जी, तो हम कैसे मान लें कि कोरोना है?
जी। कोरोना का कोई भी बता दे, एक आदमी बता दे। मैडम जितने अभी मैंने सवाल किए, मैंने सवाल किए। रेखा चौधरी जी, अभी वीडियो कुछ वायरल हो रही हैं, सिर्फ जो ये कोविड डोज है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, इंजेक्शन दवाई अंदर ही नहीं जा रही। और वो कुछ बीजेपी के नेता जब लगवा रहे थे वो सिर्फ फोटो सेशन करा रहे थे, आपने देखी होंगी वीडियो। नहीं, देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, जो इन्होंने कोविड की दवाई बनाई है, अगर वो दवाई पेटेंट है, अच्छी है, तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? एक सवाल तो ये भी है। अगर अभी हमारे कोई थे नमस्कार इंडिया वाले हमारे हैं, उन्होंने डाला था कि एक व्यक्ति हैं 50 इयर्स के थे, उन्होंने दवाई इंजेक्शन लगाया गया उन्हें, 2 घंटे वो वहाँ 1 घंटा वो वहाँ रहे हॉस्पिटल में, उसके बाद घर चले गए, शाम तक उनकी डेथ हो जाती है, जबकि वो बिल्कुल ठीक थे बॉडी में। अब आप बताइए, एक ठीक आदमी को इंजेक्शन लग रहा है और वो मर रहा है, तो हम इस दवाई को पेटेंट दवाई क्यों समझेंगे? मैडम दूसरा और भी है, इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही हैं कि आप जैसी महिला, जो पढ़ी लिखी महिला थी, इंजेक्शन लगवाने गई थी आप कोरोना का, उनको रेबीज की इंजेक्शन लगा दिए कुत्ते काटने का। हाँ, ये भी अभी सुना है मैंने, ये मैं देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है जी कि भाई रेबीज का इन्होंने इंजेक्शन लगाया है किसी को ने, कई सारी महिला को लगाया। तो अब आप बताइए ना, ये कितने पढ़े लिखे हैं जी, इनके डॉक्टर कितने पढ़े लिखे हैं जो ऐसी दवाई देनी है कोविड की, लगा रहे रेबीज का? आप बताओ, आप मांगो इनसे जवाब। तो मैडम सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा आम आदमी को गरीबी हटाओ, नहीं गरीबी हटा दो, ये है मंशा। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा इसका? बीच का रास्ता यही है कि सरकार हमारे, तो सबसे पहले तो हमारे बिल वापस ले, दूसरी बात ये है कि हम चाहते ही नहीं है दोबारा बीजेपी सरकार आवे। तो मैडम जब वो सरकार आपसे बात करने की बात करती है, खट्टर जी आते हैं, तो आप उनको नीचे नहीं उतरने देते, उनको ऊपर ही ऊपर रहने देते हैं कि भाई आप नीचे नहीं उतरोगे? देखो जी, हम बीजेपी के किसी भी नेता, एक नेता के लिए नहीं है ये, हमारे गांव में अगर कोई भी नेता घुसेगा तो हम उसे मारेंगे। आप मैडम बीजेपी की बुराई कर रही हैं, आप खुद जो एक संगठन की एक उपाध्यक्ष रही हैं या महासचिव। हाँ, इसका भी जवाब देती हूँ जी। किसी हिंदू संगठन में होना हाँ। और देशभक्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं एक देशभक्त हूँ, संगठन होने से पहले मैं एक देशभक्त हूँ जी। अगर देश में कुछ गलत होगा तो मैं उसके हर जगह खिलाफ हूँ, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे मुसलमानों का संगठन हो, चाहे किसी भी कास्ट का संगठन हो। पहले आपको प्राथमिकता दी जाती है कि मतलब मैं देशभक्ति। हाँ जी, मैं देशभक्त हूँ, और एक देशभक्त और एक क्रांतिकारी के लिए सबसे पहले अपना देश होता है, उसके बाद सारा समाज होता है। तो मैडम आपको इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, देश ही नहीं आपको विदेश में देख। भाइयों को एक संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप किसी अदर कंट्री के हैं तो अपनी कंट्री से प्यार करिए। मैं भारतवासी हूँ तो मुझे अपने भारत से प्रेम है, और जब तक भारत में कुछ गलत नहीं हुआ था तो हम नहीं बोलते थे, आज गलत हो रहा है तो मजबूरी में हमें बोलना पड़ रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.